बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज हम भूसंगतियों के बारे में बताएंगे और उनसे संबंधित विद्वानों जो कंसेप्ट हैं उनकी बात करेंगे। तो एग्ज़ाम में जो सवाल आता है वो इस प्रकार से आता है कि भूसंगति किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द ज्यूसिक लाइन्स, और भूसंगतियों के विभिन्न संकल्पनाओं का विस्तार से वर्णन करें, या नाम से भी पूछ लेते हैं कि भूसंगति से क्या तात्पर्य है। हाल्डाना तथा इवांस और डाना व इवांस की और सूसट की संकल्पनाओं का विस्तार से वर्णन करें। एक एक विद्वानों के नाम भी पूछ सकते हैं या शॉर्ट में पूछ सकते हैं। सूसट की संकल्पना के बारे में बताइए या हाल्डाना की संकल्पना के बारे में बताएं। तो ये इम्पोर्टेंट, यदि आप पर्वत निर्माण की जब बात करेंगे, माउंटेन बिल्डिंग, तो अधिकांश जो पर्वतों का निर्माण है वो ज्यूसिक लाइन से हुआ है, भूसंगति से हुआ है। यहाँ तक कि कोबर का जो सिद्धांत है, पर्वत निर्माण सिद्धांत, उसमें ये कहा है कि ज्यूसिक लाइन्स कम्स आउट द माउंटेन्स, भूसंगतियों से ही पर्वतों का निर्माण हुआ है। ये कोबर की संकल्पना थी, विचारधारा थी। तो यहाँ सबसे पहले हम भूसंगति को भूसंगति की परिभाषा को समझने के प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम इसके हाल्डाना या हाग और सूसट की संकल्पनाओं की विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम भूसंगति क्या है उसका अभिप्राय समझना है। महाद्वीपों तथा महासागरों के भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि प्रारंभ में स्थल में कई ऐसे छिटपुट भाग थे, छोटे भाग थे, जो दृढ़ तथा स्थिर रहे हैं। इन प्राचीन स्थिर खंडों को दृढ़ भूखंड या रिजिड मास कहा जाता है। ये दृढ़ भूखंड जल के ऐसे भागों में आवर्त थे जो कि भूगर्भिक इतिहास में सदैव परिवर्तनशील तथा गतिशील रहे हैं। इन जलीय भागों को भूसंगति की संख्या दी गई है, मतलब जो जलीय भाग थे उनको हम भूसंगति की संख्या दी गई थी। साधारणतः भूसंगतियों का तात्पर्य जलपूर्ण गर्त से लिया जाता है जिसमें तलछट का जमा होता है। वर्तमान में प्राय सभी विद्वान ये मानते हैं कि प्राचीन तथा नूतन सभी प्रकार के जो वलित पर्वतों का आविर्भाव है वो भूसंगतियों से हुआ है। इसलिए भूसंगतियों की जो परिभाषा के रूप में यदि इसको हम बताएं तो ये कह सकते हैं कि भूसंगतियाँ लंबे, सक्रिय तथा उथले जलीय भाग होती हैं। पुनः देखें इसको, क्योंकि ये सवाल जो है इसका अभिप्राय का देते हुए इसको परिभाषा के रूप में परिभाषित करते हैं। 1.5 नंबर में पूछ लेते हैं कि भूसंगतियाँ लंबे, सक्रिय तथा उथले जलीय भाग होती हैं जिनमें तलछटी निक्षेप के साथ सात तली में धंसा होता रहता है। या इंग्लिश की हम परिभाषित इस तरह कर सकते हैं कि ज्यूसिक लाइन्स हैव बीन लॉन्ग एंड रिलेटिवली नैरो डिप्रेशंस विच एक्यूमुलेट सब्सिडेंस एंड सब्सिडाइड। ये परिभाषा ज्यूसिक लाइन्स के आधार पर भूगोलवेत्ताओं के द्वारा इसको अभिप्रायित किया गया है। ये 1.5 नंबर पूछ सकते हैं। सर्वप्रथम हम ये कह सकते हैं कि जो भूसंगतियों की जो संकल्पनाओं का जो विकास है उसमें सर्वप्रथम जो सराहनीय प्रयास वो हाल्डाना नामक विद्वानों का माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि while the theory of the ज्यूसिक लाइन्स is due to Haag and the concept of the idea belongs to हाल्डाना, अर्थात भूसंगतियों का जो सिद्धांत के रूप में हाल ने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, परंतु संकल्पना का सूत्रपाल हाल्डाना द्वारा दिया गया है। ये अब सबसे पहले हम हाल की संकल्पना की बात करेंगे कि हाग तथा डाना की संकल्पना की बात करेंगे। तो डाना ने अध्ययन तथा अवलोकन के आधार पर यह बताया कि वलित पर्वत में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो सागरीय उत्पत्ति की हैं। मतलब जो हमारे फोल्डेड माउंटेन्स हैं उनमें सागरीय उत्पत्ति की चट्टानें हैं। इन चट्टानों का जमाव ऐसे सागरों में हुआ है जो लंबे, सक्रिय तथा उथले थे। इस प्रकार के सागरों के लिए सर्वप्रथम डाना ने भूसंगति नाम दिया। इसका मतलब ये जो इसकी आइडियाज़ देने वाले सबसे पहले डाना थे जिन्होंने इसका नाम सूत्र दिया है, तथा बताया कि भूसंगतियाँ लंबे, सक्रिय तथा उथले तथा निरंतर धंसती हुई सागरीय भाग होती हैं। हाल ने भूसंगतियों पर पर्याप्त प्रकाश डाला तथा सर्वप्रथम वलित पर्वतों एवं भूसंगतियों के बीच संबंध स्थापित किया।
उन्होंने बताया कि वलित पर्वतों की चट्टानों का निक्षेप उथले सागरों में हुआ है और निक्षेप के कारण भूषण नदी के तले में धंसा होता रहता है, परंतु जल की गहराई में परिवर्तन नहीं होता है। भूषण नदियाँ लंबाई की अपेक्षा कम चौड़ी होती हैं। ये भूषण नदियों का उन्होंने विस्तृत उल्लेख किया है डाना ने। इसके बाद उन्होंने कहा कि भूषण नदियाँ हैं वो लंबाई की अपेक्षा कम चौड़ी तो होती हैं, लेकिन इनकी गहराई में परिवर्तन नहीं होता है। उथली भी हैं, ये तले में धसाव भी होता रहता है। ये सारी चीज़ डेफिनेशन में आ चुकी है। हाग की संकल्पना के आधार पर हम बात करें तो हाग ने यदि हाग तथा डाना ने भूषण नदियों की संकल्पना का प्रतिपादन किया तो हाग ने उसका मतलब संवर्धन किया है। और इसमें सबसे पहले इस हाग ने प्राचीन जो पैलेजोइक कल्प का मानचित्र खींचकर उस लंबे तथा सक्रिय भागों को प्रदर्शित किया है। मतलब पैलेजोइक कल्प में जो हमारा जो मैप था कि किस प्रकार से पृथ्वी का स्थिति थी उसको उन्होंने दर्शाया, और उसके बाद में उन्होंने सागरीय भागों को दर्शाने के बाद स्पष्ट करने की कोशिश की कि समय में जहाँ पर्वत पाए जाते थे वहाँ पर सागरीय भागों का विस्तार था। भूषण नदी गहरी जल का भाग होती हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। हो सकता है इसकी बाद में जाके आलोचना भी हो, लेकिन उन्होंने बताया कि भूषण नदियाँ गहरी जल का भाग होती हैं। भूषण नदियों की स्थितियाँ प्राचीन दृढ़ भूखंडों के बीच चल क्षेत्र के रूप में होती हैं। मतलब जो रिजिड मास है उनके बीच में भूषण नदियाँ हैं। मेसोजोइक कल्प में प्राचीन जो 5 प्राचीन दृढ़ भूखंड थे ये उन्होंने बताया है। नंबर 1 उत्तरी अटलांटिक मास, नंबर 2 सिनो साइबेरियन मास, नंबर 3 अफ्रीका ब्राज़ील मास, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया इंडिया मेडागास्कर मास और नंबर 5 पैसिफिक मास। इन बीच ये जो दृढ़ भूखंड थे उनके बीच में भूषण नदियाँ उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि कौन कौन सी भूषण नदियाँ थी उन क्षेत्रों के बीच में। नंबर 1 राकीज भूषण नदी, नंबर 2 यूराल भूषण नदी, नंबर 3 टैथिस भूषण नदी और नंबर 4 परिप्रशांत भूषण नदी। इस प्रकार से मेसोजोइक कल्प में हाग ने जल की अपेक्षा दृढ़ भूखंडों का विस्तार अधिक बताया है। मतलब ये दृढ़ भूखंड ज़्यादा थे, 5 बता दिए, जबकि इन्होंने 4 बताए हैं। भूषण नदियों का निश्चित रूप से तलछटी जमा होता रहता है। भूषण नदी के किनारे पर सागरीय अतिक्रमण और निवर्तन या रिग्रेशंस का प्रभाव भी होता रहता है। किनारे पर मोटे पदार्थों तथा भूषण नदियों की निचले वाले भाग में बारीक पदार्थों का जमा होता है। जब भूषण नदियों के पार्श्व भाग से दबाव पड़ता है तो भूषण नदी के तलछट में मरोड़ होने से वलन की क्रिया होने लगती है, जिस कारण से वलित पर्वतों का निर्माण होने लगता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है। ये समझने की बात है कि यह जरूरी नहीं है कि निर्माण एक पूर्ण प्रक्रिया के रूप में संपन्न हो सके। कभी कभी क्या होता है, लंबे समय तक तलछटीय निक्षेप होते रहते हैं, फिर भी पर्वतों का निर्माण नहीं हो पाता है। हाग की संकल्पना में कई दोष हैं, लेकिन उसकी जो मेजर दोष है कि उसने बताया कि मेसोजोइक कल्प में इन्होंने स्थल के विस्तार की आवश्यकता से अधिक दर्शाया है। दूसरा, भूषण नदी को अधिक गहरा बताया है, वो भ्रामक है। भूषण नदियाँ लंबे सक्रिय सागरीय भाग और उथले हैं, जबकि इन्होंने गहरी बताई है, वही इनकी आलोचना का शिकार हुआ है। इसी के क्रम में यदि इवांस की संकल्पना की बात करें तो इवांस ने बताया कि भूषण नदियों में इतने विभेद पाए जाते हैं कि उनका एक निश्चित रूप तथा स्थिति बताना असंभव कार्य है। उनका बहुत सारे डिफरेंशिएट पाए जाते हैं, लेकिन उनको पता है कि भूषण नदी में तलछट के निक्षेप होने से उसके तली में अवतलन या धसाव होता जाता है। एक भूषण नदी से दूसरी भूषण नदी में पर्याप्त समानता होती है, अतः उन्हें किसी प्रकार निश्चित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। बदली हुई परिस्थितियों में के साथ भूषण नदियों का नाम तथा आकार में भी बदलाव है, अतः भूषण नदी सक्रिय हो सकती है। उन्होंने बताया कि भूषण नदी की जो एक अलग अलग फॉर्मेशंस में हो सकती है, इसलिए वो सक्रिय हो सकती है। वो चपड़ी हो सकती है, कहीं पर वह वक्राकार हो सकती है, कहीं पर वह असमान दसीय पृष्ठ के रूप में होती है। भूषण नदियाँ 2 महाद्वीपों अथवा 2 स्थलखंडों के बीच हो सकती है।
मतलब कहीं भी हो सकती है, यानी कि भाई दो महाद्वीपों के बीच भी हो सकता है, स्थलखंड होते हैं उनके पास भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताएं कि जैसे लॉरेंसिया तथा गोंडवानालैंड के बीच 33 भूसनदी थी। लॉरेंस जो बड़े लैंड मास थे, रिजिड मास थे, उनके बीच में भूसनदी थी ये। इसी प्रकार किसी पर्वत या पठार के सामने हो सकती है, कोई पर्वत है उसके सामने हो सकती है। जैसे हिमालय के निर्माण के बाद उसके दक्षिण में निर्मित गर्त जो है, वर्तमान में जो है गंगा सिंध के मैदान बने हैं, इसकी स्थिति महाद्वीपों के सागरी किनारे के सारे हो सकती है, नदियों के मुहाने के निकट हो सकती है। भूसनदी का चाहे जहाँ जो रूप हो, किसी भी प्रकार की हो की स्थिति में हो, लेकिन ये बताया उन्होंने कि उसमें निरंतर तलछटीय निक्षेप होता रहता है, जिस कारण से भूसनदी के तले में अवतलन या धसाव या सब्सिडेंस होता रहता है। अत्यधिक निक्षेप के बाद एक समय ऐसा आता है जबकि भूसनदी के तलछट में दबाव के कारण संपीड़न होने लगता है, और जिस कारण तलछट में वलन के कारण मोड़ पड़ जाते हैं, और इन मोड़ों को ही मोड़दार पर्वत या पर्वतों का सर्जन होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा सुसर्ट ने जो संकल्पना का प्रतिपादन किया है, अंतिम सुसर्ट की संकल्पना है, आर्थर होम्स की भी संकल्पना है। तो आर्थर होम्स ने दो बताए उन्होंने, मैग्मा का स्थानांतरण और रूपांतरण के द्वारा, और सुसर्ट ने जो अपनी संकल्पना के अंदर उसको कंसेप्ट को है वो ज्योसिक लाइन्स को 3 भागों में बांटा है, एकल भूसनदी, बहुल भूसनदी और मध्यस्थ भूसनदी। इसके आधार पर उन्होंने वर्णन किया है। तो इस प्रकार से कभी कभी ये सवाल जो नोटाइप में आ जाता है कि सुसर्ट के आधार पर भूसनदियाँ कितनी थी। 3 भूसनदियाँ थी, चार भागों में बांटा, 3 में बांटा या 2 में बांटा, या इनमें से कोई ही नहीं। तो इस प्रकार का सवाल ये ध्यान रखना है कि सुसर्ट की संकल्पना के नोटाइप के आधार पर पूछ सकते हैं। तो अगले टाइम हम कोबर का जो माउंटेन सिद्धांत है उसकी प्रक्रिया करेंगे। धन्यवाद।